गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लोगों ने कल जो टॉपिक पढ़ा, वीडियो के थ्रू देखा, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब इसको मैंने कहा था कि मैं इसको स्पेशली पढ़ाऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे किया गया। आप लोग नोट्स बनाते चलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे किया गया ये आज हम लोगों को पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर आज हमें देखना है कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है। तो मैंने पहले बताया था कि इंडिया में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया वो 3 लिस्ट के थ्रू किया गया। पहला लिस्ट है आपका यूनियन लिस्ट, ओरिजिनली भी पढ़ेंगे और क्यों चेंज किया गया ये भी पढ़ेंगे, यूनियन लिस्ट। और दूसरा हमारा है स्टेट लिस्ट। क्या है? स्टेट लिस्ट, और तीसरी हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट। क्या बच्चों? कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो यूनियन लिस्ट के बारे में बात करते हैं। यूनियन लिस्ट पे कैसे क्या होता है? तो यूनियन लिस्ट में बेटे ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट दिए गए थे। मैंने पहले बताया था कि ये 97 सब्जेक्ट दिए नहीं जाने थे, दिए तो बहुत कम दिए जाने थे। जब हमारा कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले स्टार्टिंग में प्लानिंग हुई, जब पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ, उस समय की जो प्लानिंग हम देखते हैं, उस समय की जो व्यवस्था को हम देखते हैं, तो हमें लगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर स्टेट को देंगे। जैसे अमेरिकी मॉडल है, अमेरिका में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर स्टेट की यूज करते हैं और कम से कम पावर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट उसे यूटिलाइज करता है। वही मॉडल हमने अडॉप्ट करने की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के केस में। हम नहीं कहते कि हम वहाँ के प्रेसिडेंटल रूल को अपनाना चाहते थे, जैसे वहाँ का प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है। इंडिया में प्रेसिडेंट केवल नाम का होता है, प्राइम मिनिस्टर सब कुछ होता है। हमने इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, फेडरेशन के केस में बात कर रहे हैं। तो फेडरेशन के केस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी गवर्नमेंट की ये प्लानिंग थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की प्लानिंग थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दें और कम से कम पावर स्टेट गवर्नमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को दें और कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एज ए सेंट्रल लिस्ट के यूनियन। इससे सेंट्रल लिस्ट को यूनियन लिस्ट को सेंट्रल लिस्ट भी कहा जाता है, सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, तो ये बात की जा रही थी। तो क्या हुआ कि लेकिन बाद में मैंने बताया कि पाकिस्तान का डिवीजन हो गया। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हुआ तब हुआ 1946 में असेंबली के इलेक्शन होते हैं 1956 में। और उस असेंबली के इलेक्शन में क्या था, 389 मेंबर्स इलेक्ट होने थे। 389 में सारे नहीं इलेक्ट होने थे, लगभग हम कह सकते हैं कि 96 जो मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंप्लीटली इलेक्टेड नहीं थी बच्चों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो 562 प्रोविंसेस थे, उनसे जो मेंबर्स आ रहे थे वो इलेक्टेड नहीं थे, वो नॉमिनेटेड थे वहाँ के किंग के थ्रू। वहाँ किंग होते थे क्योंकि वो प्रोविंसेस थी, वहाँ किंग होते थे, तो उनके थ्रू नॉमिनेटेड थे वो। और ये माना गया था कि 10 लाख ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कि हर 10 लाख में एक कैंडिडेट इलेक्ट किया जाए। वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से हर स्टेट के या हर यूनियन टेरिटरीज के या यूनाइटेड प्रोविंसेस के पॉपुलेशन के बेस पर सीटें अलॉटेड की गई थी। तो क्या हुआ कि जब 389 मेंबर्स ने जब पहली मीटिंग में मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया और उन्होंने ये कह करके पार्टिसिपेट नहीं किया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें अलग देश पाकिस्तान चाहिए। और पाकिस्तान का डिवीजन हो भी गया, बाद में हो गया। 14 अगस्त 1947 को हमारा देश 2 पार्ट में बट गया, भारत एंड पाकिस्तान। वैसे तो पहले बाद में तो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो भारत भूमि के 3 टुकड़े हो चुके हैं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन पहले 2 पार्ट में बचे क्योंकि बांग्लादेश वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान और इसे ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये मैं समझा रहा था। तो इस वजह से जब हमारे कंट्री में ऐसी घटना हो गई तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहा नहीं यार, हमें सेंटर को पावरफुल बनाना चाहिए। नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि कल को हमारे सेंटर से ढेर सारे स्टेट और अलग हो जाना शुरू हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश के टुकड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा देश की यूनिटी मतलब एक तरीके से मतलब देश के एक हम कहें कि कम इंटीग्रिटी के लिए, देश की एकता के लिए, इंटीग्रिटी के लिए देयर इज अ नीड ऑफ द पावरफुल सेंटर गवर्नमेंट।
और इस वजह से जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का डिवीजन किया तो उन्होंने पावर सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, 97 सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेट को दे दिए, 97 सब्जेक्ट। प्रेजेंट टाइम पे मैंने इसको कहीं 99 पढ़ा है और कहीं पर मुझे एक आध बुक में 100 भी मिली है, लेकिन मोस्ट ऑफ बुक में, ऑथेंटिक बुक में मुझे प्रेजेंट टाइम में 99 पावर्स ये दिखती है, 99 पावर में कन्वर्ट हो गई है। हाँ, तो ये आप लोगों को समझ में आया। अब यूनियन लिस्ट होती क्या है, तो देखो यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट अगर हम देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं। एक होती है बेटा लेजिस्लेटिव और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। तो इन तीनों के पावर्स है ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के 97 पावर। प्रेजेंट टाइम में 99, लेकिन आपको 97 भी कंसीडर करना है। तो ये 97 पावर्स प्रेजेंट टाइम पे या 99 पावर प्रेजेंट में और इनिशियली 97 पावर्स आपके बुक में 97 ही लिखा होगा। तो ये पावर्स किसके हाथ में है, ये इनको प्रैक्टिस कर करके सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बाद छोड़ दो, क्योंकि इंडिया में मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, स्टेट की अलग जुडिशरी नहीं है। तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है और आपके और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये सब एक लीनियर पाथ में है। ये नहीं जैसे अमेरिका में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर जुडिशरी है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंटर के अलग वो है कोर्ट है, सेंट्रल लॉ के और स्टेट लॉ के अलग कोर्ट है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सारी कोर्ट एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है और इंडिया में यूनिटरी जुडिशरी बनाई गई है, याद रखना चाहिए। तो बेसिकली अब बचा कौन, बचा लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव है, याद रखो लेजिस्लेशन में, तो ये जो 97 सब्जेक्ट है इनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, लेजिस्लेशन का काम होगा लोकसभा, राज्यसभा, जिसे हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं बच्चों, पार्लियामेंट। तो ये इनसे रिलेटेड कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। लोकसभा राज्यसभा मिलकर के, लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला करके पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है। तो इनसे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी, लोकसभा बनाएगी, राज्यसभा बनाएगी, पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाएगी। इनसे ये 97 सब्जेक्ट जो गए, ये 97 सब्जेक्ट में मैंने कल आप लोगों को बताया था, जैसे आपका डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, रेलवे हो गया, करेंसी हो गई, बैंकिंग हो गई और आपका कम्युनिकेशन हो गया, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ऐसे के 97 सब्जेक्ट में पावर्स आते हैं। एटॉमिक एनर्जी हो गई, एटॉमिक एनर्जी, ये वेपन्स हो गए जो आपके हैं, सैटेलाइट से रिलेटेड सब्जेक्ट। तो ये जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पूरे कंट्री के लिए एक होने चाहिए, सबको सारी कंट्री के लिए एक जैसे होने चाहिए, उनका उन पर लॉ कौन बनाएगा। तो ये 97 सब्जेक्ट पे लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली मींस पार्लियामेंट। और उन लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार, वो उन्हें इम्प्लीमेंट करेगी। उन्हें इम्प्लीमेंट कौन करेगा, भारत सरकार करेगी। समझ में आ रहा है। तो ये 97 सब्जेक्ट ये है जिनपे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन्हें इम्प्लीमेंट करेगी, मतलब पार्लियामेंट उन सब्जेक्ट से रिलेटेड कानून बनाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जैसे प्रेजेंट टाइप पे मोदी सरकार, वो उसे इम्प्लीमेंट करेगी। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया मेरी बात। इसके बाद जो स्टेट लिस्ट में देखा जाए तो उस समय 66 सब्जेक्ट थे, प्रेजेंट टाइम पे 61 हो गया है। पहले उस समय 66 सब्जेक्ट थे, उस समय 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे 61 सब्जेक्ट बचे हैं। तो उस समय 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे 61 सब्जेक्ट बचे हुए हैं। 61 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, 66 और 61 की बातें हम कर रहे थे, 66 और 61, ठीक है। उस समय 66 थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे 61 सब्जेक्ट है। अब इसका क्या क्या प्रोसीजर्स है, तो इसके प्रोसीजर को हम बताते हैं। तो स्टेट लिस्ट के वो है, अब स्टेट लिस्ट में तो बेटा स्टेट लिस्ट में भी स्टेट गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं। वो 2 पार्ट स्पेशल मान के चलो, लेजिस्लेटिव और दूसरा क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव अब जैसे विधानसभा जिसे कहते हैं, तो इससे रिलेटेड कानून कौन बनाएगी, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा कहते हैं। विधानसभा विधान परिषद मिलकर के 5-6 स्टेट ऐसे इंडिया में जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली में विधानसभा परिषद है, बाकी में केवल विधानसभा सिंगल है। तो ये 66 सब्जेक्ट में कौन कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी और स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी सीएम और उसके जो मिनिस्टर होते हैं वो मिलकर से एग्जीक्यूट करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया। और ये कॉन्करेंट लिस्ट में बच्चों पहले 47 सब्जेक्ट थे, इसमें 52 सब्जेक्ट हो चुके हैं। ठीक है,
47 थे, 52 हो चुके हैं। तो इस कॉन्करेंट लिस्ट में कानून कौन बनाएगा? इस कॉन्करेंट लिस्ट का नियम है कि दोनों गवर्नमेंट इस पर रिलेटेड कानून बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट लॉ फॉर्म कर सकती हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कॉन्करेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है। जैसे मान लेते हैं कोई एक ले लें, पॉल्यूशन ले लें, पॉल्यूशन है आपका, ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। आपका तलाक हो गया, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं। मुझे पूरे बहुत सारे ढेर सारे याद नहीं है, लेकिन इसके सब्जेक्ट याद रखना है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, और क्या कहते हैं हेल्थ हो गया, और इरिगेशन सिस्टम हो गया। इरिगेशन बहुत पूछता है, इरिगेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ इरिगेशन, पूछेगा इनमें से स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट कौन है? इरिगेशन एक दिया होगा, अधिकतर इरिगेशन देता है। इसमें अधिकतर डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, और रेलवे है, ये सब पूछता है। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जगह याद रखना। तो ये स्टेट लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट 66 से 61 हो गए। और अब ये कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है लॉ बनाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी। ऑब्वियसली भाई साजिक चीज लड़ाई की चीज हो जाती है, ठीक है। अब लड़ाई की चीज है तो लड़ाई का सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जानते थे कि भारत के लोग इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इतने अच्छे नहीं है कि वो आपस में बड़े सौहार्द से कहेंगे नहीं अब एक देश की सरकार है, आप बताइए क्या करें, आप बताइए कुछ करेंगे, नहीं। वो इस आज के दौर को बहुत पहले जानते थे। तो उन्होंने जाना कि अगर हम इसे साझे की चीज बना दे रहे हैं तो विवाद होगा जरूर। तो उन्होंने विवाद का सोल्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, ठीक है, याद रखो। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस सोल्यूशन का विवाद का सोल्यूशन भी उन्होंने मतलब एंट्री करा दिया। और उन्होंने कैसे किया? उन्होंने कहा कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट लॉ तो बनाएंगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाए और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है। लेकिन अगर दोनों लॉ एक दूसरे के अपोज में आ जाए, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉ बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, सब्जेक्ट क्या था? और भाई स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में कहा दोनों लॉ बनाएंगी, दोनों बना सकते हैं। तो अब दोनों बना सकते हैं तो उसमें विवाद भी होना जरूरी है। कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो अगर इसमें कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, मान लो दोनों एक दूसरे के अपोज में लॉ बना डाले, तो ऐसे सिचुएशन में ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटेन है कि ऑन द subject of the concurrent list if the law of central government and state government stand in the oppose of each other. So in that situation the law of the state government will dissolve and the law of the central government will be applicable. Okay, मेरा मतलब समझ रहे हो ना कि अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच सब्जेक्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उस पर लॉ बनाई और दोनों लॉ एक दूसरे के अपोज में आ गए, तो इस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ अपने से डिसॉल्व हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अपने से स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया लॉ अपने से डिसॉल्व हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फॉर्म ही लॉ इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर एक दूसरे के अपोज में आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फार्मूला एक्टिव होगा। अगर एक दूसरे मतलब सब्जेक्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में दोनों गवर्नमेंट को अधिकार है गवर्नमेंट लॉ बनाने का, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अधिकार है, और दोनों ने कानून बनाया। लेकिन क्या हुआ? कानून जब एक्टिव हुआ, एक्टिव होने के पहले एक दूसरे का पता चल गया कि एक दूसरे के अपोज में है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट का लॉ अपने से खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और इनएक्टिव एक्टिव किसका होगा? एक्टिव किस गवर्नमेंट का? सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ अपने से एक्टिव माना जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो 52 सब्जेक्ट है, इन पे डोमिनेंसी किस कानून बनाने का अधिकार दोनों के, लेकिन डोमिनेंसी किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट की। मैं आपको बता दूं बच्चों कि स्टेट गवर्नमेंट का लॉ बनाने का तरीका क्या होता है, और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि कभी एक ऐसी सिचुएशन भी है कि स्टेट गवर्नमेंट का लॉ भी एक्टिव हो सकता है उसके ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो वो सिचुएशन क्या होती है? तो उसके पहले मैं आपको लॉ बनाने का प्रोसेस बना दूं। बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट में जब कोई भी लॉ बनाया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लॉ का फॉर्मेशन करता होगा लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। कौन करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। तो जैसे कोई भी कानून बनाना है तो वहां पर पार्लियामेंट में एक बिल पास किया जाएगा, एक कानून बनाया जाएगा कि ये भैया हम कानून बनाना चाहते हैं, और कि कोई भी XYZ ये कानून बनाना चाहते हैं,
और वो बिल पास होगा पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में वोटिंग होगी और वोटिंग से पास होने को वहाँ पर बहुत कंडीशन होती हैं। पहले वो एक प्रोक्लेमेशन, पहले वो जब लॉ बनाया जाएगा तो पहले सरकारी विधेयक है, बिल की क्या कहते हैं, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, फिर गवर्नमेंट प्राइवेट में कि मतलब अगर मिनिस्टर कोई बिल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो गवर्नमेंट बिल माना जाता है, कोई विधायक रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिस्टर नहीं है तो उसे प्राइवेट बिल माना जाता है। फिर हमें स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ती है रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर उस पर डिस्कशन होता है, डिस्कशन होने के बाद फिर उसको एक स्पेशल कमेटी को सौंप दिया जाता है, वहाँ से फिर आता है तो उस पर डिस्कशन होता है, फिर उस पर वोटिंग होती है और तब बिल पास माना जाता है। अब बिल जब पास हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली से तो साइन होने के बाद के लिए बेटा किसके पास जाता है, गवर्नर के पास जाता है। किसके पास जाता है, गवर्नर के पास जाता है। अब गवर्नर, क्योंकि गवर्नर इज अपॉइंटेड पर्सन बाय द प्रेसिडेंट एंड ही वर्क फॉर द प्रेसिडेंट। वैसे तो ये मैं गलत वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी ये आया कि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है तो वो प्रॉपर्ली स्टेट का हेड कैसे हो जाएगा, वो तो एजेंट है तो कैसे स्टेट का हेड हो जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट का हेड किसे माना जाता है, गवर्नर को माना जाता है, भले ही वो रिटर्न तौर पर ही, लेकिन जैसे प्रेसिडेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड माना जाता है वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का हेड हम गवर्नर को मानते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इसे किसी भी एंगल में सेंटर का एजेंट नहीं माना चाहिए। ये मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहते हैं डिसीजन है कि गवर्नर को एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल आया तो पास होकर गया और इससे गवर्नर जब तक साइन नहीं कर देगा तब तक लॉ नहीं बन सकता। वो बिल है, बिल ही रहेगा, लॉ नहीं बन सकता है जब तक जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर, जब तक गवर्नर उस पर साइन नहीं करेगा। लेकिन गवर्नर के पास एक स्पेशल राइट है कि वो खुद, जैसे उसे लगा कि बहुत कॉन्ट्राडिक्ट वाला बिल है तो वो उसमें खुद ना साइन करके उस बिल को ट्रांसफर कर देता है प्रेसिडेंट के पास कि आप साइन कर लीजिए। ठीक है, ये गवर्नर का स्पेशल राइट है। गवर्नर का स्पेशल राइट है कि वो अगर उसे कोई बिल लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रही है तो वो खुद ना उस बिल को साइन करके प्रेसिडेंट के लिए साइन करने के लिए भेज देता है। अब देखो, अब यहाँ पर ये ला, फिर प्रेसिडेंट अगर साइन कर देगा तो कानून बन जाएगा, नहीं करेगा तो वापस कर देगा, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, री अगेन के लिए वापस कर सकता है। लेकिन अब ऐसे प्रोसीजर्स है, तो अब मैं तुमको समझा रहा हूँ कि किस कंडीशन में ये बिल एक्टिव होगा। देखो, सब्जेक्ट हमारा कॉन्ग्रेंट लिस्ट का था, सब्जेक्ट कॉन्ग्रेंट लिस्ट का सब्जेक्ट था, क्लियर हो रहा है, सब्जेक्ट कॉन्ग्रेंट लिस्ट का था और उस पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी कानून बनाया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाने में थोड़ा देर कर दी। पहले कानून किसने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने, और स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे ही कॉन्ग्रेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में बिल बना करके स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल बनाया और मतलब पास करके, बिल पास करने के बाद किसके पास भेजा, गवर्नर के पास भेजा, गवर्नर ने उसे तुरंत प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। मैंने बताया ना एक प्रोसीजर है कि गवर्नर खुद ना साइन करके प्रेसिडेंट के पास बिल को भेज सकता है, तो गवर्नर ने खुद ना साइन करके प्रेसिडेंट के पास बिल भेज दिया और प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया। देखो, प्रेसिडेंट के पास साइन करना मजबूरी नहीं है, प्रेसिडेंट उसे वापस कर सकता है, नहीं तो फिर से सोचो, और फिर से भी सोच के जाए तो भी प्रेसिडेंट प्रेशराइज नहीं है साइन करने के लिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी भी बिल को दोबारा नहीं, तिबारा नहीं, 4 बार, वैसे तो दोबारा से ज्यादा होता नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट तब भी साइन करने के लिए मजबूर नहीं है। ठीक है, तो बिल गया किसके पास साइन होने के लिए, बेटा बिल गया साइन होने के लिए गवर्नर के पास, गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास दे दिया और प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया। और तब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा लॉ बनाती है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ बनाती है कि वो अपोज कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट वाले लॉ का अपोज कर रहा है, तो इस कंडीशन में बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ अपने से डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि उसे प्रेसिडेंट की परमिशन मिल चुकी है और इस वजह से वो अपने से खत्म मान लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का लॉ भी इफेक्टिव होता है कॉन्ग्रेंट लिस्ट में। तो आप ये मत कहना कि सर ने तो कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लॉ हमेशा इफेक्टिव होता है, नहीं, तुम्हारी बुक में तो यही लिखा है, तुम्हारी बुक में तुम्हारे लेवल पर यही लिखा है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लॉ इफेक्टिव होता है। लेकिन इस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट का जो सिचुएशन मैंने अभी जनरेट किया और बताया आपको, इस सिचुएशन पे स्टेट गवर्नमेंट का लॉ भी इफेक्टिव होता है, ये आप चीज याद रखिए। हाँ बेटा, तो अब इस तरीके से देखा जाए तो तुम कहोगे कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी कंट्रोवर्सीज आ सकती है, तो ये कंट्रोवर्सीज कभी नहीं आ सकती है। हम आपको बता दे रहे हैं, हम ये बता दे रहे हैं कि ये जो कंट्रोवर्सीज आप पढ़ रहे हैं ये कंट्रोवर्सीज कभी आ ही नहीं सकती है। इसको मत समझना कि कंट्रोवर्सीज कभी आ सकती है और स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि हम तो स्टेट गवर्नमेंट से हार गए। ये कंट्रोवर्सीज कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, इसका प्रोसीजर बताता हूँ क्यों ये कंट्रोवर्सीज नहीं आ सकती। बच्चों, हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट किसके कहने पर काम करता है, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर काम करता है। और प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, जिसको लोकसभा में मेजोरिटी मिली होती है। ठीक है,
प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? जिसको लोकसभा में मेजोरिटी मिली है। लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या कहते हैं इंडिया के लेजिस्लेटिव असेंबली के हाउसेस है। जिसको लोकसभा में मेजोरिटी मिली है उस पार्टी का मेंबर्स, उस पार्टी का हेड या उस पार्टी का नेता प्राइम मिनिस्टर बनेगा ऑब्वियसली। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन ज्यादा है, लोकसभा में कौन मेंबर ज्यादा बने बैठे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर के मेंबर्स ज्यादा है। और लोकसभा में बिल अगर नहीं पास होगा तो बिल पास ही नहीं होगा। लोकसभा में अगर बिल नहीं पास होगा तो पास ही नहीं होगा। और प्रेसिडेंट किसके कहने पे काम करेगा? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे काम करेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये कंट्रोवर्सीज है, बहुत अच्छी चीजें समझा रहा हूँ, बड़े लेवल की बुक्स में मिलेगी। मतलब लोकसभा साइन करेगी, लोकसभा में लोग देखो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से बिल पास होकर आया गवर्नर के पास, गवर्नर ने भेजा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने साइन। अब प्रेसिडेंट खुद तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो तुरंत कह के देखिए साहब प्राइम मिनिस्टर जी देखिए ये बिल आया, क्या करें, करें कि नहीं करें भाई। और आर्टिकल 74 क्या कहता है कि देयर विल बी ए कैबिनेट टू एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर, टू एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड ऑन हिज इट्स मतलब एडवाइस प्रेसिडेंट विल वर्क, यही लिखा है 52 और 74 में। तो हम ये आपको समझा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर अगर कहेगा तभी प्रेसिडेंट साइन करेगा, उस तभी वो साइन करेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहते साइन कर दो, अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा साइन कर दो तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि बिल साइन हो जाए। और जब प्राइम मिनिस्टर बिल साइन करा देगा तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पर मेजोरिटी बैठी है तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके अपोज में पास ही नहीं होगा। ये कंडीशन आएगा ही नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट के लागू इकट्ठे करवा के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर कंट्रोवर्सीज कर दे, होएगा ही नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये एक प्रोविजन है, इट इज ओनली ए प्रोविजन, आपको याद रखना है आज ए प्रोविजन, ये पॉसिबल है नहीं। ऐसी कंट्रोवर्सीज कभी नहीं भारत के पास आएंगी, भारत के प्रेसिडेंट के पास या भारत के ये जो राज व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसमें कभी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। ठीक है, खैर छोड़ो, हम इस पे और भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पावर का डिवीजन, ये हमारे सरकार, और कल आपको कुछ बनेंगे तो आपको यही सब चीज़ें पढ़ना है, बनने के लिए ये सब चीज़ें पढ़ना है, तब आपको याद करेंगे कि हम तो पढ़ा नहीं करते, सर जबरदस्ती पढ़ाते रहते थे। चलो ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझा रहा था बच्चों कि अब ये है, अब जो ये कहो कि 66 से 61 कैसे हो गई, अगर ये कैसे प्रोसीजर है कि ये 61 से 66 से 61 कैसे हो गई, इसका भी कोई प्रोसीजर होगा। या यहाँ पर 47 से 52 कैसे हो गई, या यहाँ 97 से 99 कैसे। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं बेटा, एक होता है रेसिडुअरी पावर। क्या होता है रेसिडुअरी पावर, इसमें पढ़ लो, रेसिडुअरी पावर, ये समझ लेते हैं रेसिडुअरी पावर क्या होता है। हम भगवान नहीं है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भी भगवान नहीं थे, वो भी इंसान थे, मतलब हम अपने लिए नहीं करे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के लिए करे, तो वो भगवान नहीं थे। उन्हें पता था कि आज जो हम कानून बना रहे हैं, कल को ऐसे ऐसे कानून, कैसे ऐसे सब्जेक्ट निकल के आ जाएंगे जिनको आज हम जानते ही नहीं। ये तो उन्होंने कहा, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने नॉन सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। कल को ऐसे ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कौन उस समय जानता था कि साला साइबर क्राइम आएगा, किसी के क्या कहते किसी के अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, उसको पता था कि साइबर क्राइम से उसको पता ही नहीं चलेगा उसके अकाउंट से पैसे निकल गए। एक ठो वो आएगा और एक ठो फोन आएगा, मेरे पास एक दिन आया था और फोन आया, उसने कहा कि देखो आप एक कोड नंबर हम आपको, आपके पास एक OTP है, बड़े उसमें अच्छे से कहा, उन्होंने कहा बड़े प्यार से, उन्होंने कहा कि देखो मैं वोडाफोन कंपनी से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा तो मेरा वोडाफोन का मैं 2 सिम चलाता हूँ, तो वोडाफोन वाले को मैंने काफ़ी दिन से रिचार्ज नहीं करवाया था। तो उन्होंने पता नहीं कैसे पता कर लिया होगा, उन्होंने कहा हेलो आप मेरा नाम बोले और कहा आप बोले, मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आपका सिम बंद होने वाला है, तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप एक हम OTP भेज रहे हैं, आप OTP हमको बता दीजिए, और तो क्या कहते हैं हम आपकी सिम को एक्टिव कर देंगे। तो मुझे थोड़ा सस्पेंशन हुआ, तो मैंने कहा ऐसा है मेरे घर के बगल में वोडाफोन का ऑफिस है, मैं जाकर वहाँ कॉन्टैक्ट करूँगा। उन्होंने कहा नहीं आप बताइए, नहीं तो आपका सिम आप बंद हो जाएगा। अरे मैंने कहा आप क्यों चिंता करें, सिम मेरा बंद होगा, आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है, मुझे प्रॉब्लम होगी। तो फिर गाली गलौज करने लगी। मेरे कहने का मतलब है कि कौन सोचा था उस समय कि ऐसा OTP आएगा। उस समय तो लोगों को पता था, कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, हमको खुद ही नहीं सही चलाना आता। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आएंगे। तो जो सब्जेक्ट, जिन सब्जेक्ट का हमने कहीं पर एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, ना तो सेंट्रल लिस्ट में, ना तो स्टेट लिस्ट में, ना तो कॉन्फिडेंस लिस्ट में, ऐसे फ्यूचर में आएंगे सब्जेक्ट जिनका कहीं पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, तो ऐसे सब्जेक्ट को कहा गया ये रेसिडुअरी पावर। ये क्या हो गया रेसिडुअरी पावर। तो रेसिडुअरी पावर क्या होते हैं, जिनका एक्सप्लेनेशन कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी लिस्ट में नहीं है, द सब्जेक्ट व्हिच आर नॉट एक्सप्लेन एनी लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नोन एज रेसिडुअरी पावर। तो रेसिडुअरी पावर आपको क्लियर हुआ है, रेसिडुअरी पावर आर दोस पावर्स व्हिच आर नॉट एक्सप्लेन इन एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये कहा कि ये जो रेसिडुअरी पावर होंगे,
ठीक है। ये जो रेसिडुअरी पावर होंगे इनको किसके, तो ये ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। ये ला है कि ऑटोमेटिकली ये जो पावर्स होंगे ये रेसिडुअरी पावर ये अपने से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, अपने से ऑटोमेटिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चले जाएंगे। ऑटोमेटिकली दिस पावर विल बी आल्सो इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, डोंट केयर। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो रेसिडुअरी पावर, हाँ मैं आपको बता दूं 1935 के एक्ट में, इन द एक्ट ऑफ 1935 दीज पावर्स इन द एक्ट ऑफ 1935 दीज एक्ट वर प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर, गवर्नर के हाथ में ये पावर्स थे। लेकिन अब ये किसके हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही ला बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है। तो ये चार ये लिस्ट तो 3 भी नहीं, लेकिन ये कुछ सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब आएंगे सब्जेक्ट तो आएंगे ही आएंगे, तो अब ऑटोमेटिकली उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में समझा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पर एक मैकेनिक्स और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहा गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई किसी के पावर में इंटरफियर नहीं करेगा, तो फिर ये पावर कहाँ से ऐसे हो रही है, कैसे फ्लक्चुएट हो रही है। तो बच्चों हमारे जो लोकसभा पार्लियामेंट के जो हाउस होते हैं वो 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को माना जाता है दिस इज द हाउस ऑफ द स्टेट, क्योंकि ये स्टेट के जो विधायक होते हैं वो लोग इन्हें इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर को। तो राज्यसभा को माना जाता है इट इज द हाउस ऑफ स्टेट। अगर आर्टिकल 312 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 312 ये कहता है कि अगर स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट को राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से पास करके सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट बना दे या कॉन्वेंट लिस्ट का सब्जेक्ट बना दे तो वो सब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। याद रखो, सब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा इंटरफियर हो सकता है, अरे यार अभी तो बहुत पढ़ना है, इमरजेंसी लागू होगी तो पता नहीं क्या होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि कॉन्वेंट लिस्ट ये कहता है कि स्टेट अगर राज्यसभा किसी भी हाउस किसी भी लिस्ट के स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट को में कन्वर्ट करा सकता है या स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को कॉन्वेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में डाल सकता है। 1976 के अमेंडमेंट ऑफ द 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 45 पावर को स्टेट लिस्ट से निकाला गया और उनको जाके डाल दिया गया कॉन्वेंट लिस्ट में। और इस तरीके से कॉन्वेंट वो कौन कौन से थे, एक एजुकेशन थी, एक फॉरेस्ट्री थी, एक पॉल्यूशन था, 5 सब्जेक्ट थे। तो ये क्या कहते हैं, ये यहाँ से निकाल के डाल दिया गया इस लिस्ट में। और ये काम किसने किया, राज्यसभा ने किया। राज्यसभा ने 2/3 मेजोरिटी से बिल पास किया। तो ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट कहाँ चले गए, कॉन्वेंट लिस्ट में चले गए। इस वजह से 5 सब्जेक्ट इसमें कम हो गए, 61 हो गए, और इसमें 5 सब्जेक्ट बढ़ गए, 52 हो गए। मुझे लगता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इस वजह से अभी यही रोक देते हैं, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा और पढ़ना है और इसके बाद फिर हम आगे कंसिडर करेंगे। मैं पहले बार बता चुका हूँ कि अगर बेटा मेरे लेक्चर को सही से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, किताब तुम्हें फीकी लगेगी श्योर। अगर मन लगा के पढ़ोगे और एक दूसरे को जोड़ जोड़ के देखोगे बेटा तो किताब अच्छी नहीं लगेगी। इट्स माई प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।